नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी बीना सिंह। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जेद्दा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेद्दा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के सम्मान में दी गई 21 तोपों की सलामी। पीएम की एक झलक पाने को उमड़ी भीड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकतंत्र में जनता को ही बताया सर्वोच्च शक्ति। कहा, संविधान में संसद से ऊपर किसी अन्य संस्थान की परिकल्पना नहीं। संविधान जनता के लिए है, निर्वाचित प्रतिनिधि इसके संरक्षक। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की नए वक्फ कानून की वकालत। कहा, संशोधनों से गरीब मुसलमानों को होगा फायदा। कांग्रेस समेत विपक्ष पर मुस्लिमों को गुमराह करने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला, पर्यटकों को बनाया गया निशाना। कई लोगों के घायल होने की आशंका। सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। और सिविल सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक शक्ति दुबे बनी टॉपर। कुल सफल 1009 अभ्यर्थियों में 45 दिव्यांग भी हुए चयनित। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। सऊदी अरब की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। सऊदी की हवाई सीमा में पहुंचते ही रॉयल सऊदी एयरफोर्स विमानों द्वारा विशेष रूप से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। उसके बाद जेद्दा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब जेद्दा पहुंचे हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। और इस दौरान हमने देखा, न सिर्फ 21 तोपों की सलामी उनको दी गई, बल्कि उससे पहले भी जो रॉयल एयरफोर्स की अगर बात की जाए सऊदी अरब की, उसके 2 लड़ाकू विमानों ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया। और न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि जेद्दा में होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में भारतीय वहां मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इस अवसर को खास बनाया एक अरब मूल के गायक ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर जेद्दा पहुंच चुके हैं और होटल पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। साथ ही साथ इस दौरान न सिर्फ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनकी प्रस्तुतियां दी गईं, बल्कि इसके साथ ही सऊदी अरब के फेमस सिंगर हिशाम अब्बास ने भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने हिंदी और अरबी में गाना गाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने पर्यटकों के ग्रुप को निशाना बनाया। इस हमले में कुछ लोगों के हताहत होने की आशंका है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है। दरअसल कश्मीर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकवाद नजर नहीं आता। पहलगाम उसमें एक ऐसा हिस्सा है। यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। मार्च में हुई बर्फबारी के बाद सैकड़ों की तादाद में पर्यटक यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली विश्वविद्यालय में कर्तव्यम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संविधान के मूल्यों को पुनः स्मरण कराना था।
उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान की विशेषताओं और नागरिक कर्तव्यों की महत्ता पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नागरिक सर्वोच्च हैं, क्योंकि एक राष्ट्र का निर्माण नागरिकों द्वारा ही होता है। Citizen is supreme because a nation and democracy are built by citizens. Every one of them has a role. The soul of democracy resides and pulsates in every citizen. सही बात, सही समय, सही समूह को और सही व्यक्ति को कहने में हिचकिचाहट करोगे तो खुद को तो दुर्बल करोगे ही, उन सकारात्मक शक्तियों को भी आप गहरी चोट पहुंचाओगे। इसलिए अभिव्यक्ति और संवाद सर्वोपरि। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश में आईटी हार्डवेयर कंपनियों को प्रोत्साहित करते हुए एक पोस्ट साझा की है। इस लेख में उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार देश में कंप्यूटर और लैपटॉप के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने में लगी हुई है। सरकार ने आईटी हार्डवेयर के क्षेत्र में करीब 17,000 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से चीन पर निर्भर रहने वाले अधिक ब्रांड अब भारत में लैपटॉप बनाने के लिए स्थानीय अनुबंध निर्माताओं के साथ गठजोड़ कर रहे हैं, जिसमें अब न केवल भारत में आईटी हार्डवेयर कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। साथ ही चीन छोड़कर जा रही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत में निवेश और प्रोडक्शन को लेकर आगे आएंगी। सरकार के इस कदम का बड़ी आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने भी स्वागत किया है। दरअसल कुछ समय पहले ही केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक में लैपटॉप, टैबलेट और अन्य कंप्यूटर्स का स्थानीय उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए रिवार्ड प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। इस योजना से जहां विदेशी कंपनियां भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगी, वहीं चीन के बजाय भारत में आईटी हार्डवेयर कंपनियों को अपने उत्पादन में 4 से 5% की कमी का भी लाभ मिलेगा। सरकार के इस बड़े कदम से उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों को फायदा होगा। वक्फ सुधार जागरूकता अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल सहित भाजपा के कई शीर्ष नेताओं ने मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोगों से सीधा संवाद किया। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने नए वक्फ कानून के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान वक्फ सुधार जनजागरण अभियान शुरू किया है। ये अभियान अगले महीने की 5 तारीख तक जारी रहेगा। अभियान के तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय के बीच जा रहे हैं और नए कानून के बारे में जागरूक कर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और हम उनके अधिकारों से समझौता नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि संशोधन से गरीब मुसलमानों को लाभ होगा। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा है वो एक बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग, मिस यूज, वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके जो लूटे जा रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना, ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ ही किरेन रिजिजू ने कहा कि आम मुसलमान वक्फ संशोधन कानून का समर्थन कर रहा है। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग हैं जो वक्फ संपत्तियों का गलत लाभ उठा रहे हैं और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही ऐसे लोगों की सूची जारी करेंगे। गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि सारा मुसलमान विरोध कर रहे हैं।
कुछ मुसलमान जो गुमराह किया हुआ है और कुछ मुसलमान जो मुसलमानों को वोट बैंक ट्रीट करते हैं, वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो सड़क पर उतारने का नाटक कर रहे हैं। आम मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा देश एक साथ है और इतना बड़ा देश का संपत्ति को लूटने वालों को हम लोग पूरा लोगों के सामने में एक्सपोज करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद हम पूरा सूची देने वाले हैं। ये जो नाटक कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी का नाम से जो लूटे जा रहे हैं, इन लोगों का हम लोग सूची जारी करेंगे, इन लोगों को एक्सपोज करेंगे। इस दौरान किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। इन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कुछ साथियों ने लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। हम लोग ने क्लियरली कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम ये न्याय देने के लिए है, गरीब मुसलमानों को इंसाफ देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं है। गरीब मुसलमानों का हक को छीना है कांग्रेस पार्टी और वक्फ बोर्ड के लोगों ने, मुतावाली लोगों ने, और जो मुसलमानों का कुछ ठेकेदार लोग हैं, इन लोगों ने लूटा है, छीना है उन लोगों ने। नरेंद्र मोदी का सरकार जो छीना गया वक्फ प्रॉपर्टी को फिर से गरीबों के लिए देने के लिए कानून बनाया। वहीं भाजपा नेता नरेंद्र कोहली ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता और गांधी परिवार से कहा कि वो जनता को स्पष्ट जवाब दें। गांधी परिवार इससे भाग क्यों रहा है? उन्होंने कहा कि नेहरू फैमिली और कांग्रेस देश के संस्थानों पर हमला कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड के मुद्दे से घबरा गई है और लिहाजा मुद्दे को भटका रही है। यंग इंडियंस और नेशनल हेराल्ड केस में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के आला कमान की चुप्पी है, नेहरू गांधी फैमिलीज कंप्लीट साइलेंस ऑन सच अ बिग इशू, और दूसरी तरफ जिस प्रकार से एक बचाव किया जा रहा है उनके वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से, लाइक मिस्टर चिदम्बरम, उससे दिखता है कि कांग्रेस पार्टी वाकई घबरा गई है। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत दौरे के दूसरे दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार संग राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे। जेडी वेंस ने जयपुर में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमारे देशों के पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए हम आपके पास साझेदार के रूप में आते हैं ताकि अपने संबंधों को मजबूत कर सकें। We want to build a bright new world, one that's constantly innovating, one that's helping people to form families, making it easier to build, invest, and trade together in pursuit of common goals. Now, I believe that our nations have much to offer one another, and that's why we come to you as partners looking to strengthen our relationship. Now, we're not here to preach that you do things any one particular way. Too often in the past, Washington approached Prime Minister Modi with an attitude of preachiness or even one of condescension. Prior administrations saw India as a source of low-cost labor on the one hand, even as they criticized the Prime Minister's government, arguably the most popular in the democratic world. जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चल रहे राहत कार्यों के बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वह बुधवार को जिला मुख्यालय रामबन जाएंगे। रविवार को रामबन जिले में अचानक आई बाढ़ के कारण हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का लगभग 4 से 5 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह बह गया और मलबे के नीचे कई वाहन दब गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि रामबन जिले में राहत कार्य पूरे जोर शोर से चल रहे हैं। जिला प्रशासन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। उपायुक्त बशीर चौधरी स्वयं प्रभावित क्षेत्र में हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति की बहाली का कार्य तेजी से चल रहा है।
कुल 1762 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में से 1486 को बहाल कर दिया गया है, जबकि शेष 286 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पर काम जारी है। जलापूर्ति की स्थिति भी सुधर रही है। 98 जलापूर्ति योजनाओं में से 89 को फिर से चालू कर दिया गया है। बाकी 9 योजनाओं पर जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग को आंशिक रूप से कल तक बहाल करने की संभावना है। इससे पहले भूस्खलन में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए रामबन पहुंचे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आज स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सीएम उमर अब्दुल्ला जब रामबन शहर में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का निरीक्षण करने पहुंचे, तब स्थानीय लोगों ने उमर अब्दुल्ला की गाड़ी को रोक लिया। लोगों ने बाढ़ और भूस्खलन के बाद हुई कठिनाइयों से निजात दिलाने के लिए उनसे बात करने की मांग की। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया है। इस वर्ष 9.92 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जिनमें से 5.83 लाख ने परीक्षा दी। कुल 1009 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिनमें 284 महिलाएं और 725 पुरुष शामिल हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक शक्ति दुबे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान हर्षिता गोयल को मिला है, जिन्होंने MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से BCom किया है। तीसरे स्थान पर हैं आर्चित पराग डोंगरे, जिन्होंने VIT वेल्लोर से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में BTech किया है। वहीं अहमदाबाद की मार्गी चिराग शाह चौथे और दिल्ली के आकाश गर्ग ने 5वां स्थान हासिल किया है। टॉप 5 में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। कुल 45 दिव्यांग अभ्यर्थी भी चयनित हुए हैं। MP के दमोह में एक दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जबलपुर रेफर किया गया। हादसा दमोह जिले के नौहटा थाना क्षेत्र के महादेव घाट पर हुआ। यहां बने नदी के पुल से बोलेरो गाड़ी नीचे गिर गई। इस गाड़ी में जबलपुर जिले के पौंडी गांव के लोग सवार थे, जो कि दमोह जिले के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर से दर्शन करके अपने गांव वापस जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। दमोह में 2 बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिले के कलेक्टर सुधीर कोचर ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पास पुलिस नक्सली मुठभेड़ में गुंडीपुरी RPC मिलिशिया प्लाटून कमांडर बेल्ला वाचम मारा गया। माओवादी पर 3 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ स्थल से 1 नग 315 बोर राइफल, पोच, विस्फोटक सहित अन्य माओवादी सामग्री बरामद हुई है। मारा गया माओवादी अंबेली ब्लास्ट की घटना में भी शामिल था। JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जगदंबिका पाल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन बंगाल पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पूरे देश के किसी राज्य में कोई आंदोलन नहीं हो रहा, आखिर मुर्शिदाबाद क्यों जल गया? अगर वहां पुलिस मूक दर्शक नहीं होती तो पिता और पुत्र को घर के खींच से वो कोई आंदोलन था, कोई प्रोटेस्ट था, दंगाई थे। अगर दंगाई थे तो किसकी स्टेट लॉ एंड ऑर्डर बिलोंग्स टू विच स्टेट सब्जेक्ट है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर एवरीबडी, आइदर हिंदू और मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट, क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया गया? और 4 तारीख से 4 दिन तक लगातार जलता रहा। मतलब हिंदू इन ए लार्ज नंबर दे वर फोर्स्ड टू माइग्रेट फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मालदा बाय बोट। अगर वहां पे मॉब लिंचिंग हुई है, अगर वो दंगाई हैं, पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो स्टेट का प्रोटेक्शन नहीं है, ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। जगदंबिका पाल ने कहा कि ममता बनर्जी अगले साल होने वाले चुनाव के कारण वक्फ संशोधन बिल नहीं लागू करने की बात कह रही हैं। ये कानून लॉ ऑफ द लैंड हो गया है, ये कानून देश में लागू होगा।
ममता हैज नो राइट कि पार्लियामेंट के अख्तियार को कहें कि मैं बंगाल में नहीं लागू होने देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि देश के कानून को जो सभी राज्यों पे लागू होगा उसको कहती है बंगाल में नहीं लागू। तो इसका मतलब अगले साल होने वाले चुनाव को देख करके वो इस तरह के बयान दे रही। और पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वेटिकन ने पुष्टि की है कि पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शुक्रवार 25 अप्रैल को वेटिकन समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे सेंट पीटर स्क्वायर में होगा। मंगलवार से उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा गया है। अंतिम दर्शन में लाखों लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में रोम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंतिम संस्कार में 100 से अधिक विश्व नेताओं के आने की उम्मीद है। कोटा में अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आज समाप्त हो गई। समापन समारोह में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से मौजूद रहीं। इस मौके पर राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने उनका स्वागत किया। ये पहली बार हो रहा है जब राजस्थान ने कुश्ती की अंडर 20 प्रतियोगिता की मेजबानी की है। प्रतियोगिता में 26 राज्यों के 800 पहलवानों ने शिरकत की। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों का अब तक का सफर अच्छा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है, जबकि लखनऊ तालिका में 5वें पायदान पर मौजूद है। हालांकि दोनों टीमों के पास 10-10 अंक हैं। वहीं आईपीएल में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मैच खेले गए हैं, जिसमें से दोनों टीमों को 3-3 में जीत हासिल हुई है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ना है। आईपीएल 2025 में यह लगातार दूसरा मैच होगा जिसमें राजस्थान रॉयल्स कप्तान संजू सैमसन बिना खेलने के लिए जो टीम है वो उतरेगी। संजू सैमसन को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच में चोट लग गई थी, जिस वजह से उस मैच में नहीं खेलेंगे। भारत की युवा निशानेबाज सिमरनप्रीत कौर बरार ने पेरू के लीमा में चल रही आईएसएसएफ विश्व कप में रजत पदक अपने नाम कर लिया। सिमरनप्रीत कौर ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में पदक हासिल किया। ये उनका पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय पदक रहा। वहीं फाइनल मुकाबले में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और ईशा सिंह पदक से चूक गए। मनु भाकर ने चौथा स्थान हासिल किया, जबकि ईशा सिंह ने 6ठा स्थान हासिल किया। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।